कौन सा एक क्वेश्चन जेई का था ना, एक का आंसर जिसका क्या आ रहा था 25-30 था, जबकि आंसर आ रहा था ना, हम लोग का आंसर आ रहा था कुछ और उसका आंसर 30 आ रहा और ऑप्शन 30 था। यही वाला नहीं मिल रहा है ना तुमको, दोनों नहीं मिल रहा है। देखते हैं, हम खोजते हैं। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू में चेंजेस हैं ना, आंसर ऐसे फिर एग्जैक्ट तो मैच करेगा नहीं फिर। न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज है, छोड़ो, क्वेश्चन करेंगे। हम लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे, यही कंडक्टिविटी। चलिए, अच्छा हीट करेंट, सुनो बात नहीं, देखो थोड़ा चीज़ों को उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल करना है। हमने लास्ट कंडक्टिविटी पढ़ा था, एक बार रिकैप करते हैं, आगे चलेंगे। मैंने आपसे बोला था हीट करेंट कितना होता है, किससे किसको कंपेयर किया गया था, बोलो। हीट करेंट क्या आई के एनालॉगी में था? टेम्परेचर किसके एनालॉगी में था? सर वोल्टेज के एनालॉगी में था। और चार्ज के एनालॉगी में क्या था? जैसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है चार्ज, तो यहाँ पे क्या फ्लो होता है? हीट। तो Q से दोनों डिनोट होता है, तो Q दोनों लिख लिया। और सर रेजिस्टेंस में, इलेक्ट्रिक में R लिखते थे और इसमें RH लिखेंगे, उल्टा लिख दिया, इधर H वाला लिख लो और इधर E वाला। बस यही एनालॉगी याद रखना है आपको। H I से भी T से रिप्लेस होगा, चार्ज Q से ही रहेगा बट ये हीट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीट रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए हमने जो जो पढ़ा है, क्या सब कहानी वैसे ही रहेगी? कोई डेरिवेशन का कोई मतलब है नहीं, बट ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा मैं बताऊँगा आपको। मैंने बोला कि हीट में जो अमाउंट ऑफ हीट, एक ये बॉडी है, ऐसे समझो एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना है L, और यहाँ पे टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2। तो टेम्परेचर T1 इज़ ग्रेटर देन अगर T2 है, तो क्या हीट यहाँ से होते हुए इसकी तरफ जाएगा, हायर से लोअर, और वो हीट कितना जाएगा Q। तो सर ये अमाउंट ऑफ हीट Q किस बातों पे डिपेंड किया था? तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किस पे, याद है? किस किस बातों पे? एक चीज़ बस L पे इन्वर्सली था, बाकी सब पे डायरेक्टली था। तो इसका सर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं A, तो T1 माइनस T2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और भी कुछ था इस टाइम T के, कि कितने समय तक आपने इसको छोड़ा है T टाइम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल X या L के। तो अभी यहाँ पे मैंने L लिया है तो L लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो कांस्टेंट टर्म क्या आया, K। यही बना फॉर्मूला हीट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का। यहाँ से K ही क्या कहलाई थी, कंडक्टिविटी कहलाई थी मटेरियल की। जो भी मटेरियल या सब्सटेंस आपने यूज़ किया है उसकी कंडक्टिविटी है, जो कि कांस्टेंट था। सर K की वैल्यू को जब हमने निकाला था तो कितना आएगा, Q इंटू L अपॉन में T1 माइनस T2 को क्या डेल्टा T लिख सकते हैं, A इंटू टी, एरिया इंटू टाइम। ये बन जाएगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से, ये डेल्टा T टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। अब दूसरी बात ये, मैंने आपसे बोला था कि कंडक्टिविटी जो होती है, अगर हम इस कंडक्टिविटी को बात करें कि किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, तो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सब पे डिपेंड कर रहा है, बट एक कांस्टेंट टर्म है। हर एक मटेरियल का अपना अपना ये वैल्यू होगा। L की वैल्यू अगर 1 ले लें, टेम्परेचर का डिफरेंस 1 ले लें, एरिया 1 ले लें, टाइम 1 सेकेंड ले लें, तो क्या हमें ये पता चल जाएगा जितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा क्या वही K कहलाएगा।
वही कंडक्टिविटी। यूनिट जो भी था वो सब कल बताए थे, उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। यूनिट डायमेंशन फार्मूला सब यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, अब बात किया था हमने हीट करंट का, तो यहाँ देखते हैं सर हीट करंट क्या होता है। तो सर हीट करंट निकालना है आपको, तो आप लिखेंगे H, क्योंकि करंट है I और यहाँ ये इलेक्ट्रिक करंट, ये हीट करंट है। तो हीट करंट सर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट सर Q/T होता है, तो ये भी Q/ क्या होगा T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या मैंने बोला था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सर जितना हीट का फ्लो होगा वही हीट, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, तो जितनी एनर्जी हीट एनर्जी फ्लो होगी पर यूनिट टाइम में, क्या वही हीट करंट कहलाएगा। यस सर, ये देखिए हीट करंट है, 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो किया, 2 सेकेंड में कितना किया, वही हीट करंट है। तो सर H इज इक्वल टू Q, Q की वैल्यू हमें, अगर हमें पता है Q की वैल्यू हमने निकाली है, देखो क्या निकाली है, क्या रख दें तो क्या हमें यहाँ से हीट करंट पता चल जाएगा। रख देते हैं K सर डेल्टा T, A इंटू में कितना है L, अपॉन में कितना है L, और इंटू में फिर कितना है, अच्छा ये T था ना, अपॉन में कितना है T, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन हीट करंट कितना आ जाएगा K डेल्टा T A अपॉन में L, क्या इतना मिल जाएगा हमें, समझ गए हो। अच्छा, K की वैल्यू देखो, अगर यहाँ पे ये K है ना, तो ये K उठा के यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसी से तुम निकाल रहे हो, K सब्सटेंस का गिवन होगा, तो हीट करंट पता चल गया। अच्छा, यहाँ से भी K निकल सकता है सर, यहाँ से K कितना आएगा सर, H इंटू L अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल्टा T इंटू में A। अरे K की वैल्यू निकालोगे तो H इंटू L डेल्टा T बाई A, ये भी K हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपको हीट करंट दिया है कि अमाउंट ऑफ हीट दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई चीज़ चेंज हुआ है, हाँ सर इसमें टाइम नहीं आया है और इसमें टाइम आया है। सर इसमें हीट करंट है और इसमें अमाउंट ऑफ हीट है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये अमाउंट ऑफ हीट है। जबकि यहाँ पे ये H क्या है, हीट करंट है। ठीक है, तो हीट करंट मिल गया। अब बताओ, तुमसे मैंने बोला था कि हीट करंट के बाद से अगला टॉपिक हमें क्या जानना है, हीट रेजिस्टेंस जानना है। इसका यूनिट भी मैंने बताया था, क्या लिखा जाएगा, जूल पर सेकेंड। हीट रेजिस्टेंस क्या होता है सर, तो हीट रेजिस्टेंस सर होगा RH। थोड़ा ध्यान से देखो, ओम्स लॉ के थ्रू निकालो। ओम्स लॉ के थ्रू क्या V अपॉन I होता है क्या, आप ऐसे लिखो ना, V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या लिखते हो, V इज इक्वल टू I इंटू R लिखते हो, तो R निकालोगे तो V अपॉन क्या I ही तो होगा। तो ये हीट रेजिस्टेंस है, तो क्या यहाँ H लिख दें, V की जगह पे कौन ले लेगा, T ले लेगा, तो V की जगह पे क्या रख दें T, I की जगह पे क्या रख देंगे H, तो सर H रख दीजिए, और यहाँ पे क्या है, ये RE और RH रिप्लेस हो गया। RH की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे T डेल्टा T अपॉन में कितना H, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये डेल्टा T इसको लिख सकते हो। देन RH की वैल्यू डेल्टा T अपॉन कितनी हो गई, H। बताओ थोड़ा यहाँ से, अगर हम बात करें RH इज इक्वल टू, तो डेल्टा T अपॉन H, सर H कितना निकला है, तो देखिए K डेल्टा T A अपॉन में कितना लिखा है L, सर डेल्टा T से डेल्टा T क्या हो जाएगा, कैंसल, देन RH ऊपर चला जाएगा, ये L तो क्या हो जाएगा L अपॉन K इंटू A, कल लिखा होगा X अपॉन K लिखा था क्या, यही हीट रेजिस्टेंस है। क्लियर है, बताइए भाई कोई दिक्कत है। अच्छा सर इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, वहाँ तो ओम होती थी, तो क्या यहाँ भी ओम होगी, नहीं। देखो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री, ये वाला इससे मत निकाल देना, क्योंकि ये तो इसी से निकल के आया है, क्योंकि H की वैल्यू आपने रखी है, तो मेन फॉर्मूला ये है। तो सर डेल्टा, जैसे ओम क्या होता है, ओम किसको बोला गया है, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, देन R इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्ट पर एम्पियर ही ओम कहलाता है, वोल्ट पर एम्पियर ही ओम कहलाता है। तो सर यहाँ पे डेल्टा T डिग्री सेल्सियस होगा, अपॉन हीट का क्या होगा, जूल, क्या यही होगा ना, डिग्री सेल्सियस पर जूल, इसी को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, RH इसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये शायद वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, अगर नहीं मेंशन है तो। RH की वैल्यू आई है L अपॉन K। क्लियर है, इतना चीज़ कल पढ़ लिए थे।
ध्यान से अब सुनिएगा आगे। मैं आपको बात करूंगा कॉम्बिनेशन की। क्यों? क्योंकि सर रेजिस्टेंस का तो कॉम्बिनेशन होता है। अरे आपने पढ़ा है ना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या जाहिर सी बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो निकाले हो, क्या वो एक रॉड का है? अगर एक रॉड दूसरे रॉड से कंबाइन होगा तो क्या उनके रेजिस्टेंस भी तो जुड़ेंगे? हो सकता है अगर सीरीज में जोड़ा जा रहा है, एक रॉड दूसरे रॉड के ऊपर रख दिया, पैरेलल हो गया, ऐसे जोड़ दिया तो सीरीज में हो गया। तो सर कॉम्बिनेशन जब चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर ऐसे रख रहे हैं तो एरिया बढ़ जा रहा है और एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है। ऐसे रख रहे हैं तो लेंथ बढ़ जा रहा है तो लेंथ पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो दोनों केस से रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है हमें रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने हेडिंग डाला क्या? कॉम्बिनेशन। किसका? ऑफ हीट रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस। तो एकदम जैसे जो पढ़े हो ना वही कहानी यहाँ भी चलेगी, कोई एक्स्ट्रा अलग नहीं होगा। जो वहाँ सीरीज में होता है यहाँ भी वही होगा, जो वहाँ पैरेलल होता है वो यहाँ भी होगा। बट समझना है थोड़ा ध्यान से। सपोज करिए कि एक रॉड मेरे पास ये है और एक रॉड मेरे पास ये है, दोनों रॉड अलग अलग मटेरियल के हैं, तो क्या इनकी कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी? एक की K1 हो सकती है और एक की क्या हो सकती है? K2। अच्छा, ये दोनों रॉड एक साथ अगर जुड़े हैं तो इनका एरिया तो दोनों का सेम रहा होगा, क्योंकि एक रॉड दूसरे रॉड में अगर चिपक के एकदम बैठा है तो एरिया दोनों का क्या रहा होगा? सेम। हो सकता है डिफरेंट किया जाए बट हम एरिया को क्या मान रहे हैं? सेम मान रहे हैं। वो अब डिफरेंट होगा तो कैसे हुआ? क्वेश्चन पे बात करेंगे वो। अभी पर्टिकुलर हम एक केस बना के इसमें फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर हम क्या रख लें? T1 होगा और सर इस इंड पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T2। दोनों इंड पे टेम्परेचर हो गया और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, ये दोनों रॉड जब आपस में चिपके हैं तो बताओ क्या हीट का ट्रांसफ़र होगा? अब एक अगर ये टेम्परेचर T1 बड़ा है तो क्या T1 से हीट चलता हुआ किसकी तरफ जाएगा? T2 जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी दोनों की अलग अलग है, K1 K2। अच्छा सर L की बात करिए तो सर एक का लेंथ L1 है और दूसरे का लेंथ कितना है? L2 है। जब दोनों जुड़ेंगे तो L1 प्लस क्या हो जाएगा? L2। थोड़ा बताइए यहाँ पे अगर हीट करेंट चलेगा, हीट करेंट, मैं हीट की बात नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ हीट क्यों नहीं, H। अगर हीट करेंट चलेगा तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम चलता है क्या? हाँ सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या चलता है? सेम। तो सेम चलता है तो क्या जितना करंट इसमें चलेगा क्या उतना ही करंट इसमें चलेगा? मतलब सर अमाउंट ऑफ हीट इसमें H है तो इसमें भी क्या होगा? H। दोनों में हीट अमाउंट सेम होगा। थोड़ा बताइए अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई टेम्परेचर T मान लिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट पे T1 से T और फिर T से कहाँ गया होगा? T2। ऐसे हुआ होगा। तो बीच वाले पॉइंट पे टेम्परेचर T मान लूँ तो मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि यहाँ पे H की वैल्यू कितनी होगी इस वाले फॉर्मूले से, तो आप क्या लिखोगे? सर यहाँ से H की वैल्यू होगी डेल्टा T अपॉन में RH। ठीक है बस। और ये पहला रॉड है तो क्या इसको R1 लिख सकता हूँ क्या? समझना है बात। बताओ यहाँ से अगर मैं H की बात कर रहा हूँ, H की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा T T1 माइनस क्या लिखा जाएगा? T लिखा जाएगा। और ये R1 इधर भेज दूँ तो क्या ये T1 माइनस T क्या एक इक्वेशन बन जाएगा? इसी तरह दूसरे रॉड पे आए तो सर दूसरा रॉड क्या है? थोड़ा ध्यान से देखना, अभी बस अभी इस चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। दूसरे वाले केस में आएंगे तो फिर सर हीट इसमें भी H आएगा, बट यहाँ पे डेल्टा T अपॉन में R1 की जगह क्या लिखा जाएगा? R2। देन H, और सर R2 को इधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू H। देखो यहाँ भी H यहाँ, क्योंकि सेम करंट है तो H दोनों के लिए सेम है, बट R1 R2 बदल गए। अच्छा, डेल्टा T क्या होगा सर? T माइनस T2। क्या इतना हो जाएगा क्या? इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को एक एक लिया हूँ तो ये आया है। अगर सपोज करो मैं दोनों को जोड़ दूँ तो क्या होगा? सर अगर दोनों रॉड को जोड़ा हूँ तो क्या एक नया रॉड बन गया है? अब इसका K क्या K इक्विवेलेंट कहलाएगा, एरिया A कहलाएगा, लेंथ L1 प्लस L2 कहलाएगा, होगा। और R1 R2 ना हो के क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा। वही तो होता है, दो रेजिस्टेंस R1 R2 जुड़ते हैं तो क्या ये होता है?
अब बताइए सर इसमें हीट कितना हो जाएगा, तो सर इसमें हीट कितना होगा, तो फिर वही फॉर्मूला डेल्टा टी अपॉन में आर, बट आर की जगह पे क्या रखोगे, आर इक्विवेलेंट, और सर डेल्टा टी इधर T1 और इधर क्या है T2, दोनों रॉड जुड़े हैं तो बीच का कोई लेना देना तो होगा नहीं, अब तो एक नया रॉड बन गया T1 और T2, तो क्या H इज इक्वल टू, ये H करंट तो सेम ही रहेगा, देन H और इनटू में ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, और डेल्टा टी की जगह पे क्या होगा T1 माइनस T2, इधर से ही माइनस करते हैं क्योंकि मैंने T1 को ज़्यादा और T2 को क्या माना है कम, तो T1 माइनस क्या हो गया T2। क्या ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, क्या हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर जोड़ दूं, ऐड अ इक्वेशन 1 एंड 2, बस आपको समझाना है, वैसे तो है आसान है इसीलिए इतना लंबा ले जा रहा है। दो इक्वेशन को अगर जोड़ेंगे तो T1 माइनस टी और T माइनस T2, ध्यान से देखो T से T क्या कट जाएगा, तो T1 माइनस क्या बचेगा T2, क्या एक तरफ ये बचा और दूसरी तरफ जोड़ रहे हो तो R1H प्लस R2H, तो क्या H कॉमन हो जाएगा, तो सर H कॉमन हो जाएगा तो R1 प्लस R2 बच जाएगा, क्या समझे हो। थोड़ा ध्यान से देखो T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आई है, एच आर इक्विवेलेंट, और यहाँ क्या चल रहा है H R1 प्लस R2, क्या H से H कट जाएगा, देन R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया R1 प्लस R2, बस ये समझना था। ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर ये एनालॉगी में फिट बैठ रहा है, समानता में एकदम फिट बैठ रहा है तो सिंपल जोड़ दो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट ये समझना था कि ये कैसे ये आया है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर R इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, तो सर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, अब देखिए कैसे, सर यहाँ लिखता हूँ R इक्विवेलेंट इसका, बताइए R की वैल्यू है कितनी L अपॉन KA, तो L यहाँ नहीं होगा सर, क्या होगा L1 प्लस L2, और K की जगह पे क्या रखेंगे K इक्विवेलेंट होगा ना, और इनटू में A, एरिया तो यहाँ भी क्या है A, क्या R इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा सर R1 कितना होगा बताइए, R1 लिखेंगे तो फिर वही L कितना है पहले रॉड का L1, K कितना है K1, और एरिया तो दोनों का क्या है सेम। R2 की वैल्यू क्या होगी सर L2 अपॉन K2A, क्या ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, R इक्विवेलेंट R1 R2 यहाँ रखा जा सकता है, बताइए कितना होगा L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A इज इक्वल टू L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A, A से A क्या हो जाएगा, नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा ये L1 बाई L2 नीचे चला जाएगा, या तो इसको पहले LCM लेके सॉल्व कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको LCM लेके सॉल्व करोगे तो क्या होगा सर K1 K2 हो जाएगा, LCM होगा। और यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, K1 है तो ऊपर क्या आएगा K2 L1 प्लस में K1 L2, यही होगा ना, K2 से K2 K1 L2, ये हो गया। अब बताइए K इक्विवेलेंट निकालना, तो क्या L1 प्लस L2 को नीचे भेज दें, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनली आंसर को, क्योंकि अब एक ही बार नोट करिएगा सर 1 अपॉन K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है कितनी, अगर K इक्विवेलेंट की वैल्यू, चलो मैं पहले 1 अपॉन K इक्विवेलेंट लिखता हूँ, कितनी आएगी K2 L1 K1 L2 अपॉन में K1 K2, और ये ऊपर से क्या आके मल्टीप्लाई हुआ है उसमें L1 प्लस L2, समझ गए हो। अगर केवल K इक्विवेलेंट पूछा जाए तो क्या ये पलट जाएगा, बस यही है 1 अपॉन K इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा क्वेश्चन में, मेरे लिए बस मेन फॉर्मूला पता है क्या है, यही है, क्वेश्चन इसी से ज़्यादा हो, और कॉन्सेप्ट में ये समझना है कि करंट दोनों में सेम जाएगा। क्वेश्चन जब लिखा होगा ना तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसी फॉर्मूले पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बीच का पैटर्न बस समझना है। अभी क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में करंट सेम जाएंगे।
सीरीज कॉम्बिनेशन है भाई ये। हो गया। पैरेलल भी देख लो तब क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़ा है ना इस कंडक्टिविटी में, मेन देखो इस तीनों टॉपिक में यही मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेडिएशन है, तो रेडिएशन में तुम्हें वही न्यूटन्स कूलिंग लॉ, क्या कहते हैं स्टीफेंस लॉ, ऐसे करके 2-3 लॉज पढ़ने हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। बट कन्वेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, कन्वेक्शन हमें छोटा सा टॉपिक है, अभी ख़त्म कर लेंगे। मेन टॉपिक कंडक्शन और रेडिएशन ही है, बीच में हमारे पास ज़्यादा है कन्वेक्शन एक है, तो जो कि छोटा सा टॉपिक है, उसमें कोई न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा सर, एक रॉड और ले लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेम वही कहानी करना है भाई, जो तुमने पढ़ा है। मैं डायरेक्ट चाहता तो बता देता, बट क्वेश्चन में डायरेक्ट करने पे प्रॉब्लम फंस सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लो, छोटा सा ही है। सर एरिया एक का है ए, और ए ले लें या A1 ले लो, कुछ भी ले लो। लेंथ है सर L, ठीक है। और दूसरे का एरिया है सर कितना, ये भी एरिया है A, एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। या A1 A2 ले लो चलो, और एक का लेंथ इसका भी L है। सर इसकी कंडक्टिविटी K1 और इसकी कंडक्टिविटी क्या है, K2 है, ठीक है। इन दोनों को हमने उठा के ऐसे पैरेलल जोड़ दिया, तो पैरेलल जोड़ा तो क्या ऐसे बन गया, क्या ये ध्यान से देखो, क्या ये बीच में ऐसे रॉड जुड़ गए हैं। तो सर एरिया अब क्या A1 + A2 हो गया, मगर लेंथ अभी भी कितना है L। अरे A1 A2 जुड़ के क्या चौड़ा हो गया, लेंथ तो अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी मैंने बताया ना, ऐसे जुड़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा, और ऐसे जुड़ेगा तो लेंथ बढ़ जाएगा। ऐसे जुड़ रहा है तो लेंथ बढ़ जा रहा है, और इसके ऊपर जोड़ दे रहे हो तो क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जा रहा है, तो एरिया बढ़ गया, लेंथ तो वही रहना है, ठीक है। अच्छा कंडक्टिविटी सर क्या अब K इक्विवेलेंट हो जाएगी, अरे K1 K2 मिलके K इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अच्छा सर इसमें अगर ये पैरेलल है तो इसमें हीट क्या ट्रांसफ़र हो रहा होगा, पैरेलल में करंट क्या अलग अलग होता है ना,
तो हीट करंट क्या दोनों में अलग अलग जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें क्या H आएगा, और H ही क्या होगा H1 प्लस H2, इन्हीं दोनों को जोड़ के तो इक्विवेलेंट में आया होगा। तो सर H1 और H2 निकाल के इस वैल्यू में उठा के पुट कर दीजिए। सर H1 कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तुम्हें पता है सर, H1 होगा डेल्टा टी अपॉन में कितना R, तो R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। R की वैल्यू अभी रहने दो, R1 ले लेते हैं, पहले वाले रॉड के लिए निकालना है तो R1 हो जाएगा। और डेल्टा टी क्या सर, यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का T2, तो क्या T1 माइनस T2 हो जाएगा, लिख लो चलो, T1 और यहाँ का T2, यहाँ का भी T1 और यहाँ का T2, तो यहाँ भी क्या होगा T1 और यहाँ भी क्या होगा T2, तो T1 माइनस T2 अपॉन R1। सर H2 कितना होगा, तो सर ये भी होगा T1 माइनस T2 अपॉन में R2। और सर अब क्या करेंगे, H1 प्लस H2 जोड़ेंगे तो क्या फाइनली H मिलेगा, तो H की वैल्यू क्या होगी सर, तो इसमें क्या लिखा जाएगा T1, देखो डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इसमें भी T1 माइनस T2 अपॉन में R1, तो K इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सर अब रख देंगे वैल्यू इस इक्वेशन में, देन H की जगह पे T1 माइनस T2 अपॉन में कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, H1 की जगह पे कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन में R1 प्लस H2 की जगह पे फिर सर T1 माइनस T2 अपॉन में R2, ये R1 R2, T1 माइनस T2 माइनस T2 कैंसिल हो गए, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्या यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में पड़ा है। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है जो हमें मिल चुकी है R1 R2 की, तो बताइए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट सर कहाँ है, ये बताइए R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, बोलो पहले निकालते हैं। R इक्विवेलेंट कितना होगा, R सर होता है L अपॉन KA, तो क्या मैं लिखूंगा L, अरे लेंथ तो L ही है, K की जगह पे क्या आ जाएगा K इक्विवेलेंट, और एरिया क्या A1 प्लस A2, यही समझना था, ठीक है। अब बताओ R1 कितना होगा सर L अपॉन K1 इंटू में A1, R2 कितना होगा L अपॉन K2 A2, सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, इसमें रखिए। चलिए आइए रखेंगे तो 1 अपॉन, ध्यान से देखना 1 अपॉन है तो सबको उल्टा कर दूं क्या, 1 अपॉन सब में देखो, सब 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, तो क्या ये सब उल्टा कर दिया जाए, अगर 1 अपॉन करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो डायरेक्ट यही 1 अपॉन कर रहा हूँ तो इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ। सर K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन में L इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, तो क्या ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K1 A1 अपॉन में L प्लस ये भी उल्टा हो जाएगा K2 A2 अपॉन में L, सर L L L ख़त्म हो जाएगा, तो सर K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ध्यान से देखिए K1 A1 K2 A2 अपॉन में A1 प्लस A2, ये बनेगा K इक्विवेलेंट। यहाँ पे वहाँ पे वो था, वहाँ पे लेंथ के टर्म में आया, यहाँ पे एरिया के टर्म में आ रहा है। हो गया। क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन करिए।
पहले इसी पे दे लो, सीरीज एंड पैरेलल पे कर लो एक एक क्वेश्चन बेसिक टाइप का। अभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम आपको अभी दे रहा हूँ, पहले बेसिक क्वेश्चन इस पे करो, कॉन्सेप्ट बना लो, तब चलते हैं आगे। फटाक से आंसर बताना। एक रॉड ए है, अलग अलग रॉड है भाई, एक रॉड का के है और ये 2k ले लेते हैं, मतलब इसकी कंडक्टिविटी k है और इसकी 2k है, इसका लेंथ l है और इसका लेंथ 4l है। यहाँ पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर है T और यहाँ पे टेम्परेचर है T और यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमसे पूछा है T की वैल्यू बताइए, हमसे पूछा है K इक्विवेलेंट बताइए, हमसे पूछा है R इक्विवेलेंट बताइए। तीन चीज़ निकालना है। दो रॉड है और कॉम्बिनेशन है सीरीज में, कंबाइन विद अ सीरीज, कंबाइन विद अ सीरीज। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में L ही दिया होगा, A से कोई लेना देना नहीं है, दोनों का एरिया क्या है सेम, लिख लो AA। आंसर बताइए उसको। मिटा दूँ ये, फॉर्मूला याद रखना भाई, मैं भी डिराइव करके ही लाया हूँ तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत गलत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला रट के मत बैठो, मैं बार बार बोलता हूँ इसीलिए डेरिवेशन करा रहा हूँ, रट लोगे याद रहेगा, कल फिर भूल जाएगा। अभी फ़िलहाल में तुम्हें समझना है तो कहीं साइड पे 2-4 बार नोट कर लो, क्वेश्चन 10-12 करोगे अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है कि दो रॉड हैं जिनकी K की वैल्यू L की वैल्यू सब गिवन है, आपसे बस पूछ रहा है कि अगर ये सीरीज में कंबाइन होंगे, सीरीज में कंबाइन होंगे तो T क्या होगा, K इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा। T का मतलब है जंक्शन, जहाँ पे जुड़ेंगे ना उस जंक्शन का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये T है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इस जंक्शन पे टेम्परेचर क्या होगा, जंक्शन पे टेम्परेचर सेम होगा, तो T है और T की वैल्यू निकालनी है। बताइए, निकल जाएगा, निकाल लोगे, आया कुछ भी। बोलो भाई, किसी का आया कुछ, नहीं आ रहा है। नहीं आया, देखो देखो भाई, जिसका नहीं है सुनो, आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। R इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, R इक्विवेलेंट निकालना है ना सर, हम ऐसा काम करते हैं, हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा तो R इक्विवेलेंट होगा R1 + R2। R इक्विवेलेंट मतलब जो सर ये जुड़ेगा ना, ऐसे जुड़ेगा तो R की वैल्यू कितनी होती है, L/K होती है, तो सर रखेंगे जब जुड़ेगा तो L1 + कितना हो जाएगा, L2। तो लेंथ देखो L1 L2 अभी रख नहीं रहे हैं, चलो छोड़ो, L1 + L2, K की जगह पे क्या K इक्विवेलेंट आ जाएगा, आएगा, और फिर कितना होगा एरिया, एरिया तो दोनों का सेम रहेगा सर, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा L1/K1A + L2/K2A। सर A ख़त्म हो गया, L1 + L2, अब वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू तुम्हें पता है, L1 + L2, सर देखिए L और 4L क्या 5L हो जाएगा,
अपॉन के इक्विवेलेंट नहीं पता है, छोड़ दीजिए। L1 पता है सर, कितना है L, K1 कितना है K, प्लस वो कितना है 4L, ये कितना है 2K, हो गया भाई। L L L ख़त्म हो गया। यहाँ 5 कितना बचा, K इक्विवेलेंट 1/K प्लस 4/2K, काट दो इसको, तो क्या 2/K हो जाएगा क्या ये, LCM K क्या 3/K आएगा, अरे आएगा ना, 2 से कटेगा 2/K, LCM K तो 3/K आएगा। 5/K इक्विवेलेंट 3/K, तो सर यहाँ से K इक्विवेलेंट निकालना है तो 3K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5K, देन K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 5K/3, की में ही आंसर आएगा बिकॉज K की वैल्यू थोड़ी गिवन थी। तो 5K कितनी आई 3, मिल गई। अब बताइए R इक्विवेलेंट पूछा है सर, R इक्विवेलेंट क्या होगा, K इक्विवेलेंट मिल गया तो क्या R इक्विवेलेंट मिल जाएगा सर। R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, देखिए L1 प्लस L2/K इक्विवेलेंट इंटू A है क्या, तो सर R इक्विवेलेंट होगा L1 L है, ये कितना है 4L ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 5L/K इक्विवेलेंट कितना मिला है 5K/3 मिला है, और इंटू में क्या है A, तो सर 5 से 5 कट जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, देन R इक्विवेलेंट 3L/KA, क्या यही आंसर होगा, मिल गया। अब बताइए अगला क्या निकालना है, T जंक्शन का टेम्परेचर। सर जंक्शन का टेम्परेचर है, किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक रॉड को पकड़ लीजिए, मैं यही रॉड पकड़ लेता हूँ, चलो बताओ इस रॉड में हीट करंट तो सेम जाएगा H, सर H हमें पता है नहीं H नहीं पता है, तो T कैसे निकलेगा, तो एक काम करो R1 तो पता है ना, ऐसे लिख लो, R क्या होता है अभी लिखा ना, L/K होता है क्या, अरे R1 कितना होगा L/KA, मगर यहाँ से T कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो T है नहीं, हाँ 2 इक्वेशन लोगे तो T तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, आ सकता है T, सोच के देखो, T शायद मैं पूछ तो दिया बट T निकल पाएगा। जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है अगर आप, कुछ मिसिंग होगा, मतलब कुछ ऐसे टर्म गिवन होने चाहिए। L दिया है ठीक है सर, K दिया है, A दिया है, R1 मिलेगा, R2 मिलेगा, H तो पता नहीं है, ठीक है H निकाल लेते हैं भाई मेरे। एक काम करते हैं R1 की वैल्यू कितनी रखा मैं, L/KA रख दिया, और सर R1 एक फॉर्मूला ये है रेजिस्टेंस निकालने का, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ना, तो रेजिस्टेंस V अपॉन कितना हो जाएगा I, और V की जगह पे क्या रखोगे डेल्टा T, और I की जगह पे क्या रखोगे H रखोगे ना, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, तो बताओ R1 की जगह पे एक फॉर्मूला क्या रख दूंगा, डेल्टा T अपॉन H, डेल्टा T मतलब कितना 100 माइनस T अपॉन में कितना, 2 अननोन क्वांटिटी बन जा रही है, T भी बन जा रहा है, मुद्दा ये है। तो पहले ऐसे करो 100 माइनस 0, सुनो भाई सुनो, हो जाएगा हो गया, क्योंकि हमें दोनों को सीरीज में जोड़ना है, तो पहले सीरीज में जब जोड़ोगे तो दोनों जुड़ के क्या R इक्विवेलेंट आएंगे, और R इक्विवेलेंट कितना आएगा L1/L2 K इक्विवेलेंट इंटू में क्या A, यही आएगा ना। तो सर अभी इसकी वैल्यू निकाला हूँ R इक्विवेलेंट, कितना डायरेक्ट लिख दूँ क्या, कितना आया है 3L अपॉन में KA लिखा गया। अच्छा R इक्विवेलेंट को सर एक और चीज़ लिखा जा सकता है, क्या डेल्टा T अपॉन में H लिखा जा सकता है। तो सर यहाँ से यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 100 माइनस 0, तो क्या 100 ही होगा, तो क्या 100 अपॉन H भी लिखा जा सकता है। अरे देख लो इस फॉर्मूले से R डेल्टा T अपॉन H होगा, क्या यहाँ से अब दोनों के LHS इक्वल है तो क्या RHS इक्वल हो जाएंगे, तो क्या 100 अपॉन H इज इक्वल टू कितना है 3L
अपॉन के ए, किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की, तो उल्टा कर दो, क्या ये भी उल्टा हो जाएगा, देन सर एच अपॉन कितना 100 के ए अपॉन 3L, 100 इधर भेज दीजिए, देन एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 के ए अपॉन में 3L, क्या एच मिल गया। और एक अभी यही कर रहे थे ना, इसी में तुम डिस्टरबेंस हो रहा था, हमें एच नहीं पता था, अब एच मिल गया है। तुम्हें किसी भी एक रॉड को पकड़ना है, बताइए एक रॉड इसको पकड़ोगे तो डेल्टा टी अपॉन एच, क्या R1 है ना ये, और R1 की वैल्यू कितनी होगी L1 अपॉन K1 इंटू में A। L1 कितना है L, K1 कितना है K है, डेल्टा टी को क्या लिखोगे 100 माइनस टी, 100 माइनस टी, और h की वैल्यू क्या है ये पता है, यहाँ h रख दोगे तो 100 माइनस टी अपॉन में 100 के ए अपॉन में 3L, यही है ना 100 के अपॉन 3L इज इक्वल टू L अपॉन में के। 3L कहाँ चला जाएगा, अरे 3L को ऊपर भेज दो भाई, ये आ गया 3L, 100 के से के क्या हो गया, L से L क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 3T इज इक्वल टू कितना है, अरे इधर तो 1 ही बचा है, माइनस 3T उधर चला गया, देन T इज इक्वल टू भी कितना आ रहा है, गलत है, कुछ कम आएगा, 3T उधर आएगा तो ये माइनस होगा ना, इसको इधर भेज दो, क्या 299 आएगा, अरे एक में से 300 जाएगा, देन 3T होगा ना भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, देन T इज इक्वल टू 299 बाई कितना 3, सॉल्व करोगे तो क्या 100 से थोड़ा सा कम आएगा, 300 होता तब ना 100 आता, तो यहाँ 100 है तो 100 से धीरे धीरे कम ही नहीं रहेगा, मगर यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ उससे तो ज़्यादा ही रहेगा, तो अभी उससे ज़्यादा है, देन T इज इक्वल टू 299 बाई 3, कहीं गलत है क्या, हाँ अच्छा 100 बचा है, एक सेकेंड क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 200 होगा ना, 3 से कटेगा तो कितना होगा, ठीक है 66 पॉइंट समथिंग लिख लो, मतलब यहाँ 100 है तो टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ कम ही होना है, क्योंकि यहाँ 0 होना है, तो यहाँ कम होते तो यहाँ पे 66 के करीब में गया है, ठीक है भाई। अब आप देख लो, क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें बस एक फिगर दिया, मैंने बोला कि ये 3 चीज़ निकालना है, निकालने के लिए आपको जो चीज़ पढ़े हो उसी का यूज़ करना है, डायरेक्ट फार्मूला रट के बैठे अगर हो के इक्विवेलेंट का तो कुछ नहीं निकल पाएगा, के इक्विवेलेंट का फार्मूला का मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया जो सीरीज़ कम्बिनेशन का है, अगर फार्मूला रटे हो तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन पैरेलल कम्बिनेशन का एक करो, K2 के एरिया है इसका A1, चलो रुको क्वेश्चन को मैं बुक से ही दे देता हूँ, आसान रहेगा, आंसर भी मैच हो जाएगा। पूरा बड़ा सा लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है, इसी में लो K2 के ए ले लो, एरिया सेम रख लें, लेंथ भी सेम ही होता है इसमें, हमें दो ही चीज़ निकाल दो, आर ही निकाल दो और के ही निकाल के दिखाओ, के इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, क्वेश्चन ये है
बॉक्स में बंद। एक का के है, लेंथ एल है, एरिया ए है, दूसरे का कंडक्टिविटी 2k है, लेंथ एल है, एरिया ए है, आर ई एन के इक्विवेलेंट निकालना है। जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, एक सेकंड। आर इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट मिला। सुनो भाई, देखो इधर हमें चाहिए पहले तो आर इक्विवेलेंट। सर आर इक्विवेलेंट हमें पता है एग्जैक्ट में कि ये आर इक्विवेलेंट चाहे तो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला बताओ, पैरेलल वाला फॉर्मूला बताओ आर इक्विवेलेंट का। K1 के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बता रहे हो? चलो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताओ। K1 इंटू A1 प्लस अपॉन K1 K2 A1 प्लस, यही था, ये नहीं ना था, बस यही था ना, A1 प्लस A2। ठीक है, तो रख दो। K1 की वैल्यू कितनी है? K A1 की वैल्यू कितनी है? अरे एरिया तो सेम ही है। K2 की वैल्यू 2K A अपॉन A कितना हो जाएगा? 2A। ये सर कितना हो जाएगा? 2K के क्या 3K हो जाएगा अपॉन में 2A। A से कैंसिल हो गया, 3K/2। क्या K इक्विवेलेंट मिल गया? ये तो फॉर्मूले से आ सकता था। ठीक है, नहीं अगर आ रहा है तो फिर वैसे करो जैसे किया गया पूरे डेरिवेशन से। अच्छा सर आर इक्विवेलेंट क्या है? तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इक्विवेलेंट आता है, जिसकी वैल्यू 1/r1 प्लस 1/ क्या होती है? r2। ऐसे लिखा जाता है। सुनो, 1/r इक्विवेलेंट है, मुझे k इक्विवेलेंट पता है ना, तो मैं r इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। मुझे k इक्विवेलेंट पता है तो मैं r इक्विवेलेंट वहीं से निकाल सकता हूँ। नहीं तो एक एक वैल्यू रखो, कंपेयर करो, निकालो, वो आपकी मर्जी। बट मैं ऐसे ना निकाल के, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे कि R इक्विवेलेंट होगा L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू में A।
यही तो होगा। एरिया ध्यान से देखो, ए नहीं, A1 प्लस A2, तो क्या 2A लिख दूं? अब बताओ आर इक्विवेलेंट हमें पता चल गया है? नहीं, यही तो निकालना है। के इक्विवेलेंट पता है? यस। एल और ए तो दिया ही है, तो सर एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। एरिया ए और ए जुड़ के 2A लिख ही दिया आपने, तो के इक्विवेलेंट कितना होगा? 3K/2 हो गया। 2A, 2 से 2, देन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? L/3KA आया क्या? यही है आंसर। कर लोगे? चलिए क्वेश्चन आइए करते हैं। अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मिटा देता हूँ ये। आपका सिलेबस हो गया है पीछे फिजिक्स का। हाँ, छुट्टी तो पड़ेगा ही भाई, छुट्टी है तो थोड़ा बहुत तो छुट्टी भी तो चाहिए, मगर अब हो गया है पीछे। बस पीछे होने के पीछे रीज़न ये भी है कि छुट्टियों में आपने डिस्टर्ब कर दिया, आपने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। छुट्टी में आपको पढ़ना चाहिए था ज़्यादा, यही गलती कर दी है। अब लैग करेगा सिलेबस, हमेशा करेगा, क्योंकि अब एक बार पीछे हो गया तो अब वो नहीं जाएगा। या तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लें, 2-2 3-3 घंटा पढ़ाएं, तभी होगा। अभी तक आपका एक भी दिन एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स का चला नहीं है। मे भी चल जाए इस बार। अभी तक पता है नवंबर में, पिछले साल तक नवंबर आते आते 11 ख़त्म हो गया था। आपको लग रहा है 11 ख़त्म हो पाएगा नवंबर आते आते? बहुत मुश्किल चांस है। अभी आपके यही चैप्टर अभी इसमें बचा है, इसके बाद से अभी केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स है, वेव है, ऑक्सीलेशन है। वेव ऑक्सीलेशन बड़े बड़े चैप्टर, 12th ही स्टार्ट करने में लेट हो जाएगा। और जब तक एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया जाएगा नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है ना, दिक्कत इस बात की फंस जा रही है, सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। धीरे मतलब उन्होंने कोर्स खींचा नहीं वहाँ पे। 1 महीने का टाइम मिला था, आप लोग को बहुत ज़्यादा खींचना चाहिए था। हाँ, केवल 1D पढ़े हो, 2D 1D में कुछ है ही नहीं भाई। कैसे होगा? अब संडे को आना। हाँ, केमिस्ट्री नहीं, एक्चुअली संडे को मैं तो पढ़ाऊँगा, आप नहीं आओगे तो 12th वालों को पढ़ाऊँगा। उनका भी सिलेबस, उनको तो दूसरा बुक स्टार्ट तो हो गया है, मगर बोर्ड उनका स्टार्ट हो जाएगा ना जल्दी। आपसे जल्दी प्री बोर्ड कराना रहता है उनको, तो उनका नवंबर लास्ट तक ख़त्म करना है सिलेबस। अभी उनके पास वेव ऑप्टिक्स बचा है, मॉडर्न फिजिक्स बचा है पूरा, तो उनके पास भी 3, 2, 5, 4 चैप्टर हैं। उनका हो जाएगा, मगर सोचा जा रहा है जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा तो रिवीजन कराया जाएगा। जब 12th ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको थोड़ा और क्लास बड़ा करूँगा, आदमी फ्री हो जाएगा तो। चलो लिखो क्वेश्चन। देखो क्या है ना कि टारगेट वाले बैच में ना सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ा रहा है, कोई इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरे पढ़ाने से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो टीचर मैटर नहीं करता, बट आपको हर एक पॉइंट टच करना पड़ेगा। मुझे हर एक पॉइंट लेके जाना पड़ेगा, कोई चीज़ मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। मैं कहीं पे ऐसा नहीं कि मैंने ये बता दिया तो मैं इस पे 2 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं 2 करा रहा हूँ, आप 10 करेंगे तभी हो पाएगा। तो मेन मुद्दा है सिलेबस कंप्लीट कराना, और सिलेबस आप कंप्लीट नहीं होगा ना, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं भाई साहब, अब आप जाके देखिए वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है टारगेट बैच में, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है। 1 साल में आप 4 बुक पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट का,
1 साल के अंदर। और आप यहाँ पे देवरिया में तो आप पता है कब से आए हो, जुलाई से आए हो, अगस्त से आए हो, कोई सितंबर से आ रहा है। 6 महीना में इतना आसान नहीं है कि आप 2 साल का 11th और 12th दोनों पढ़ लोगे। तो सोच लो बहुत कितना स्पीड बना के चलना पड़ेगा, या हमको, आपको, सबको। तो मैं बहुत अभी क्वेश्चन करा देता हूँ, और यही रीज़न है कि अभी सिलेबस पीछे है। क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा थोड़ा एक एक कराने लगूँगा तो अभी सब हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ का। मैं क्वेश्चन 2-3 करा रहा हूँ, तो घर पे जाके 5, 6, 10 क्वेश्चन करो खुद से, और एकदम जीरो हो। बहुत लोग कुछ पढ़े ही नहीं है, तो अब उनके लिए फिर भाई तो भगवान ही मालिक है। क्वेश्चन करना ही। क्वेश्चन यही है, पढ़ रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर व्हेन टेम्परेचर इनसाइड 37 डिग्री एंड आउटसाइड इज -5 डिग्री सेल्सियस। कितना हीट का लॉस होगा, क्योंकि अंदर गर्म है बाहर ठंडा है, तो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा, तो कितना लॉस होगा यही पूछा है। अगर एरिया उसका दे दिया है और उसका थिकनेस मतलब वही लेंथ LX जो भी मान रहे थे, जैसे ये बनाया था ना मैं 3D फिगर, तो याद होगा इसी 3D फिगर में ये विंडो मान लूँ, इधर आउटसाइड है, ये इनसाइड, और ये डिस्टेंस क्या X था ना, इसी X को X या क्या मान लो L। अभी L लेके सब किए हैं, X मान के कर सकते हो। बताओ थोड़ा कितना आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन है PYQ का। आया भाई कुछ? बोलो। नहीं आ रहा है क्या? हमसे पूछा है भाई, हीट पूछा है, कितना लॉस होगा, तो क्या नहीं आ रहा है? समय दिया है क्वेश्चन में, देखो कहीं टाइम दिया है? टाइम नहीं दिया है, ठीक है। तो मुझे हीट, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, तो टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, हीट करेंट पूछ नहीं रहा है। क्यू की वैल्यू बताओ, KA T1 - T2 होता है। अरे के इनसाइड हीट, थिकनेस, ग्लास, विंडो, एरिया, हाँ ठीक है। तो KA T1 - T2 होता है, इनटू में T अपॉन में क्या होता है X,
अगर Q बाई टी कर देते हैं तो क्या यही H बन जाएगा क्या? तो T से करेंगे तो T से डिवाइड करेंगे तो T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा सर, बस एक चीज़ फंस जाएगी, K की वैल्यू नहीं गिवन है। K क्वेश्चन में दिया था कि नहीं? विंडो है और ग्लास का है, तो सर K की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, मैंने आपको नहीं दिया। साइड में लिखा था यार, लिख लो। 2.2 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर केल्विन, ये दिया है। के की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब तो हो जाएगा, रख दो फॉर्मूले में। एच की वैल्यू निकल जाएगी, सबकी निकल जाएगी। के है पता, ए पता है, T1 माइनस T2 पता है, एक्स पता है, एरिया पता है, T1 माइनस T2। रखो जल्दी बताओ, एरिया कितना है? 1000। T1 माइनस T2 कितना होगा? 37 में से 5 घटेगा नहीं, जुड़ेगा, क्योंकि 37 माइनस 5 प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 43, 42, ठीक है। 42 डिग्री सेल्सियस अपॉन में एक्स, एक्स कितना है? 0.4। सेंटीमीटर में रखा क्योंकि सब सेंटीमीटर में कैंसल आउट हो जाएगा। रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, दूसरा देखो, अब इन सब क्वेश्चनों में वही कहानी है। मतलब ऐसे भी लगेगा। एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या लग रहा है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस is passed into a copper cylinder 10 mm thick, 10 mm thick and of a 200 centimeter square area, water at 100 degree Celsius collect at a rate of 150 gram per minute. Find the temperature, क्वेश्चन पढ़ना और आराम से समझना। Find the temperature of the outer surface if the conductivity of copper, Cu लिख दे रहा हूँ, conductivity of copper 0.8, ठीक है, and latent heat of a steam, latent heat ऑफ स्टीम, स्टीम का लेटेंट हीट दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। और इसका यूनिट भी लिख लो चाहें तो, अगर कंफ्यूज हो गए तो, कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। बोला स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस का पास हो रहा है एक कॉपर सिलेंडर में जिसकी थिकनेस 10 mm की है, जिसका एरिया भी दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस का कलेक्ट हो रहा है 150 ग्राम पर मिनट के रेट से। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस। जाहिर सी बात है आउटर सरफेस कुछ ऐसा रहा होगा कि स्टीम से पानी बना दे रहा है, तो हमसे वही पूछा है, बताइए कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस। टी की वैल्यू निकालनी है जल्दी।
आएगा, कर लोगे? नहीं, कैसे होगा फिर? कुछ तो सोचो, दिमाग तो लगाओ। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? देखो, एक स्टीम है, बस ऐसे समझो। मान लो ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है? स्टीम। बात समझो, ये जो स्टीम है अभी कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यहाँ पे एक हल्का सा होल करके पाइप लगा दे रहे हैं और एक कंटेनर रख दे रहे हैं। ये आउटर सरफेस है, इसी में जो भी आएगा कलेक्ट करना है। इसका टेम्परेचर हमें नहीं पता है कितने डिग्री सेल्सियस है, मगर इससे ठंडा है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ गया है। क्योंकि जैसे यहाँ से स्टीम बाहर निकल रहा है तो पानी बन जा रहा है, वाटर, तो जाहिर सी बात है क्या कंडेंस हो रहा है, ये कंडेंसेशन हो रहा है। और सर कंडेंसेशन होगा तो टेम्परेचर कम तो होगा इससे। मान लें ये T1 है और T1 100 है, तो ये टेम्परेचर क्या है? T2। क्या यही हमें फाइंड आउट करना है? ठीक है। अब सर जब इसमें पानी बन रहा है तो 1 मिनट में T1 मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट मतलब मिनट में नहीं रखना है इसको, कितना? सेकेंड में। 1 मिनट में कितना ग्राम पानी बन रहा है? 150 ग्राम। क्या यहाँ पे हमें m पता चल गया? 1 मिनट का, बस मतलब 1 सेकेंड नहीं, 60 सेकेंड का, ठीक है। 150 ग्राम। अच्छा, तो टाइम पता चल गया, m पता चल गया, T2 निकालना है, T1 पता चल गया। अब सुनो, क्या इसमें हमें K पता है? K पता है, क्योंकि कॉपर सिलेंडर है तो उसका कंडक्टिविटी कुछ रहा होगा, कंडक्ट कर रहा होगा। तो कॉपर की कंडक्टिविटी कितनी है? 0.8 दी है। अच्छा, लेटेंट हीट सर जो यहाँ से स्टीम निकल रहा है उसका लेटेंट हीट दिया है कितना? 540। तो बताओ, ये स्टेट कन्वर्ट कर रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो Q कितना गया होगा? M इंटू एल। M कितना है? 150, और L कितना है? 540। देखो एक ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में रहने दें, सॉल्व कर लेते हैं। क्या यहाँ से Q मिल जाएगा? अच्छा सर, ये Q जब मिल जाएगा तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2, अरे होता है, अपॉन इंटू T अपॉन X। क्या ये होता है? Q की वैल्यू क्या यहाँ से पता है? जी सर, कितनी है? 150 गुणे 540। K कितना है? 0.8। एरिया ध्यान से देखिए, कहीं तो दिया था, थिकनेस दिया है क्या? अच्छा, एरिया दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही रहने दो। T1 माइनस T2, T1 कितना? 100, और T2 कितना? नहीं पता भाई, यही तो निकालना है। इनटू टाइम कितने सेकेंड के लिए बस आपने लिया है? 60 सेकेंड, मिनट में नहीं सेकेंड में रखना है, अपॉन X। थिकनेस कितना है दिया है? कहाँ लिखा है? अच्छा, 10 mm। तो 10 mm मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर? अरे एक ही रखेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर। क्या 100 लोग के T2 नहीं निकल जाएगा? बस रख दो, सब सॉल्व कर दो भाई, कुछ नहीं, 0 0 0 0 ख़त्म। और भी कुछ कटेगा? 56, 15, 2 से 54 कट जाएगा कितनी बार में? 2 2 जा 4, 27 बार में। सर 3 से काट दीजिए इसको 20 बार में, और 3 से इसको काट दीजिए 9 टाइम में, कट जाएगा। अब ये 0 ख़त्म हो गए हैं भाई, और बचा है 15 और 9, और यहाँ बचा है सर 0.8,
यहाँ बचा है एक जीरो, इसको दे दो तो ये बन जाएगा 8 इंटू 2 16 इंटू 100 माइनस T2। बस इसको सॉल्व करो फटाक से, बताओ T2 कितना आ रहा है। आया कितना 1600 माइनस 16 और ये होगा 135। 135 में से 1600 घटेगा तो 1600 में से 135 अगर घट रहा है तो 1465 डिवाइडेड बाई 16 91.56 दैट इज़ द करेक्ट 91.56 ही आ रहा है आंसर। अरे ये मल्टीप्लाई करोगे तो 135 1600 माइनस 16 T2 तो ये 1600 इधर आएगा तो 135 से घटेगा तो 1465 होगा। 1465 से 16 डिवाइड करोगे तो 91.56 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होगा। अब क्वेश्चन आप देख सकते हो, अभी मैंने बस 2 ही क्वेश्चन कराए हैं और बस 2 ही क्वेश्चन नहीं होंगे, कंडक्टिविटी पे बहुत हैं, सीरीज कम्बिनेशन के क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में आते हैं। मैं कल कराऊंगा, अभी कल तो टर्म है नहीं, रेडिएशन भी स्टार्ट किया जाएगा, कन्वेक्शन रेडिएशन। बहुत बच जा रहा है सिलेबस में, 2 ही 3 क्वेश्चन ही हो पा रहा है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके लाओ, लिखो, करना ज़रूर घर पे, ये इम्पोर्टेंट है, जेई का क्वेश्चन है, पुराना है थोड़ा क्वेश्चन, हाँ बट ठीक है, क्वेश्चन सही है। बोले 3 बार, पहले क्वेश्चन लिख लो तब नोट करना है। 3 बार ऑफ अ इक्वल लेंथ, 3 बार ऑफ अ इक्वल लेंथ एंड अ इक्वल एरिया, 3 बार एन इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। इक्वल एरिया है और इक्वल लेंथ भी है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। their thermal conductivities are in the ratio 2:4:3, 2:4:3, ठीक है। if the open end of the first and last bar, if the open end of the first and the last bar, जो बार लगे हैं तीनों बार, are at a temperature 200 डिग्री सेल्सियस एंड 18 डिग्री सेल्सियस, 18, 200 और 18, in a steady state, in a steady state, then temperature at a both junction, टेम्परेचर एट अ बोथ जंक्शन। देखो बस ये मैं फिगर में बता दे रहा हूँ, एक यहाँ 3 बार है ना, 1 2 3, तो क्या जंक्शन पे एक T1 और एक पे क्या होगा T2, यही होगा ना। तो हमें T1 और T2 निकालने हैं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, करके लाइएगा। ये जंक्शन है, 2 जंक्शन बनेंगे, इन दोनों जंक्शन पे एक पे टेम्परेचर कितना दिया है, एक इंड पे 200 दिया है ना, और दूसरे इंड पे कितना दिया है 18, और बीच में कुछ पता होगा क्या होगा, वही T1 T2 निकालना है। सॉल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन, लेंथ सेम है, एरिया सेम है।